ताकतवर पटवारियों की कहानी आपने स्ट्रेट लाइन पे सुनी है और पटवारियों की ताकत में कोई कमी आई हो हमारी स्टोरियां करने के बाद भी तो कोई कमी नहीं आई है। पटवारी आज भी घुमा रहे हैं और अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि एक पूर्व डीजीपी को पटवारियों ने घुमाना शुरू कर दिया है। खबर बड़ी ब्राह्मणा से है और ये खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक ताकतवर तहसीलदार को डांट लगाई है और उस ताकतवर तहसीलदार से यह कहा है कि जो इंफॉर्मेशन आपसे कोई आरटीआई के जरिए मांगता है वो इंफॉर्मेशन आप आखिरकार देते क्यों नहीं, और अगर हम इसमें ऐड करें आप तहसीलदार साहब किसके दबाव में आकर काम कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ याचिकाकर्ता एडवोकेट शेख शकील। शेख साहब, मुझे ये बताइए कि ये कौन से तहसीलदार हैं जो इतने ताकतवर हैं और जिस ताकतवर तहसीलदार की खिंचाई जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने की है। जुनेद साहब, ये तहसीलदार साहब हैं, इनका नाम है अमित उपाध्याय। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर हैं और ये अप्रैल 2021 में ये तहसीलदार भलवाल थे हमारे जम्मू जिले में। ठीक। मैंने इनको एक आरटीआई एप्लीकेशन 7 अप्रैल 2021 को दी थी, जिसमें मैंने गांव कैंक जो कि तहसील भलवाल में पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सूचना थी कि हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी जो हैं उन्होंने वहां पे स्टेट लैंड जो है गांव कैंक में एनक्रोच की हुई है। आई जस्ट वांटेड टू गेट ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द खसरा गिरदावरी ऑफ द कंसर्न लैंड, सो दैट मैं पब्लिक के सामने ये लाता कि क्या वाकई वो काबिज हैं गैर कानूनी तौर पे या नहीं। लेकिन जितना मुझे इन्होंने घुमाया अमित उपाध्याय जी ने, और मैं जुनेद साहब आपको बता दूं 7 अप्रैल 2021 इसके इमीडिएटली 15 या 20 दिन के बाद मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और मेरी कंडीशन बड़ी खस्ता थी। आपको मालूम है कि मैं एस्कॉम्स में एडमिटेड था और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं रिट्रीव किया अल्टीमेटली। आप यकीन कीजिए जब मुझे होश आई तो मैंने इनको व्हाट्सएप कम से कम कितनी दफा की और मैंने इनको कहा कि जनाब 28 दिन हो चुके हैं, मुझे सूचना दीजिए, मेरी एप्लीकेशन का निपटारा कीजिए। आप यकीन कीजिए उन्होंने मेरे किसी व्हाट्सएप का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, एसडीएम जो थे यहाँ के मिस्टर कोतवाल, यहाँ नॉर्थ के, मैंने उनके पास फर्स्ट अपील फाइल की। पवन कोतवाल? हाँ, पवन कोतवाल। आई रियली अप्रिशिएट दैट ऑफिसर। उन्होंने पहली ही डेट पे, क्योंकि मुझे सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जा रही थी उस ऑफिस की यहाँ जानीपुर में, लेकिन उस हालत में जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने इनको नोटिस जारी किया और पहली ही डेट पे उन्होंने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए इनको आदेश दिए कि आप इनको हफ्ते के अंदर ये सूचना दीजिए। डिस्पाइट दैट इन्होंने 2 महीने लगा दिए फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के बावजूद भी। फिर उसके बाद जुनेद साहब मैंने सेकंड अपील फाइल की यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यू दिल्ली। जो ही मैंने सेकंड अपील वहां पे डिस्पैच की और उसकी ऑफिस कॉपी इनको भी गई जब तहसीलदार भलवाल को, तो उसके बाद इन्होंने मुझे जो सूचना थी वो मुझे दी। 3.5-4 महीने जो सूचना मुझे जुनेद साहब 28 दिन के अंदर मिलनी थी वो मुझे इतने तरद्दुद करने पड़े, मुझे फर्स्ट अपील करनी पड़ी, मुझे सेकंड अपील में जाना पड़ा। और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मेरी अपील की सुनवाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हुई, वाई के सिन्हा जो हमारे सूचना विभाग के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो मैंने उनको ये चीज कही थी कि सर इंफॉर्मेशन तो मुझे मिली है लेकिन ये डिलेड इंफॉर्मेशन है एंड एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस तहसीलदार। और उन्होंने, मैं ये आपको बता दूं, 20 जनवरी 2023 को उन्होंने शो काज नोटिस निकाला था तहसीलदार भलवाल अमित उपाध्याय जी को कि क्यों ना आपके खिलाफ पैनल एक्शन लिया जाए, क्यों ना आपको पेनल्टी इंपोज की जाए, क्या आपने क्यों नहीं ये सूचना जो थी जो टाइम पर दी। और मैं आपको ये बता दूं, ये आज मेरे पास फैसला है। शो काज नोटिस निकाला गया अमित उपाध्याय को। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया वही जो स्टैंडर्ड जवाब है जम्मू कश्मीर सरकार का कि मेरी ड्यूटी कोविड में लगी हुई थी, मैंने एप्लीकेशन जो है वो
कंसर्न नायब तहसीलदार को दे दी थी। नायब तहसीलदार साहब भी जो है वो कोविड की ड्यूटी में थे और इसी सारे मसले में मुझसे डिले हो गया। और साथ में उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अनकंडीशनल माफीनामा दिया। ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि देखिए ये कहते क्या हैं। श्री अमित उपाध्याय, दी देन तहसीलदार बलवाल, जम्मू हैज टेंडर्ड अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द appellant. He has requested that his explanation may be accepted and the show cause proceedings against him may be dropped. In view of the above explanation, the submissions of Shri Amit Upadhyay, the then Tahsildar Balwal, Jammu are accepted and the violation of the RTA Act condoned on this occasion. Hence, the show cause proceedings against him is hereby dropped. However, ये देखिए जुनैद साहब कितना इंपॉर्टेंट है जो डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया है CIC ने। However, Shri Upadhyay is warned that such lapses in future will attract necessary penal action as per the RTA Act 2005. तो ये आप देख लीजिए किस तरीके से जुनैद साहब जम्मू कश्मीर में RTA एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए शकील साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह रही होगी कि तहसीलदार भलवाल ने इतना लंबा वक्त लिया, अमित उपाध्याय इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे? क्या वाकई कारण ये था कि कोविड में ड्यूटी थी या कारण कोई और था? कारण ये था कि उस वक्त के जो डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा, उन्होंने इनको मना किया था कि ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जो कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी है कविंदर गुप्ता, ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी है। मैं साफ बात कहूंगा, इनके ऊपर दबाव था। अमित उपाध्याय का कोई कसूर नहीं है। उसके ऊपर तो गाज इसलिए गिरी क्योंकि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ये मेरी तरफ से एक मैसेज है इन तमाम ऑफिसर्स को कि वाइल परफॉर्मिंग योर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, प्लीज डोंट बज टू दीज आउटसाइड प्रेशर्स। अपनी गाड़ी की डिक्की में ये रिकॉर्ड लेकर घूमते थे ताकि कहीं पटवारी के हाथ में भी ना आ जाए, नायब के हाथ में ना आ जाए। ये जानकारी कहां से आपको मिली कि वो गाड़ी की डिक्की में रिकॉर्ड लेके घूमते थे? हम, क्योंकि मेरे जो जूनियर थे वो डेली मैं उनको भेजता था वहां बुलवाल में, और वहां इनका जो स्टाफ था ये उनको कहता ये सारा रिकॉर्ड जो है साहब की गाड़ी में पड़ा हुआ है और साहब को पीछे से दबाव है, प्रेशर है, साहब को फोन आते हैं ऊपर से। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं, मैंने आपको कहा बीमारी की हालत में भी जुनैद साहब, मैं आपको बताऊंगा, मेरे जूनियर है, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, जिनको मैं रोज 2 दिन के बाद भेजता था कि जाओ यार, आज 32 दिन हो गए, आज 35 दिन हो गए, आज 40 दिन हो गए। तो कहने की ये बात है, ये सिंपली बिकॉज ऑफ ये जो आउटसाइड प्रेशर था जुनैद साहब, उस वजह से इन्होंने डिले किया। अदरवाइज ही इज ए गुड ऑफिसर, ही हैज बीन वर्किंग। मुझे जब SDM के ऑफिस में जब बुलाया गया, वो मुझे मिले, बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा शकील साहब मैं आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कोतवाल साहब के ऑर्डर के बावजूद भी इन्होंने 2 महीने लगा दिए। तो अगर दबाव नहीं था, करना क्या था? जुनैद साहब ये इन्फॉर्मेशन है, ये खसरा गर्दौरी की नकल थी, 1 और 2 पेज की या 3 पेज की। आप मुझे बताइए, इसको बनाने के लिए 90 दिन चाहिए आपको? ठीक है, और मैंने मांगा क्या था? मैंने कहा मुझे खसरा गिरदौरी दे दीजिए, इस खसरा नंबर 1789 की। बस आप मुझे बताइए, इसको बनाने के लिए ये इतने बिजी थे कोविड में तहसीलदार साहब। और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने बार बार ही कहा कि एक तो मेरी इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर लेना चाहती है इसको ले ले, जो इसके ऊपर बनाना चाहती है बनाए, मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं, मैंने कभी मेरे पास ही कभी जमीन थी ही नहीं, मेरे कब्जे में थी ही नहीं। लेकिन बाद में जब डिवकॉम ने और खासकर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आदेश अनुसार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ, तो एक बार जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई उसमें बाकायदा इसका भी जिक्र किया गया जी कि पूर्व मुख्यमंत्री की जमीन थी, उसको हमने वापस ले लिया है। यानी सरकार ने भी मान लिया इस जमीन वाकई उन्हीं की थी। जुनैद साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो जनहित याचिका थी 19/2011 प्रोफेसर SK भल्ला, उसमें डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, they were under directions to publish the names of the VVIP land encroachers जिनके पास स्टेट लैंड है। आप देखिए फ्रंट पेज के ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया और तमाम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के नाम आए, लेकिन क्या डिवकॉम ने, पर वो तो विपक्ष के सारे नेताओं के नाम आए थे, मैंने तो उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या बड़े आदमी का नाम तो नहीं देखा। जुनैद साहब, मेरा यही तो सवाल है, हाईकोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि आप कविंदर गुप्ता का नाम मत छापिए। अगर कविंदर गुप्ता जी का नाम गिरदावरी में है, ठीक है, अगर कविंदर गुप्ता
इलीगल ऑक्यूपेंट थे स्टेट लैंड के, तो उनका नाम क्यों नहीं पब्लिश हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जो डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा थे, उनको दबाव था कहीं से कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के नाम छापिए। ये देखिए सर्टिफाइड कॉपी है जो मुझे अमित उपाध्याय जी ने दी है, और देखिए क्या लिखा है, ब्रूए सूरत मौका, मकबूजा कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिव रतन गुप्ता, वल्द कृष्ण गुप्ता, साकना इंदिरा कॉलोनी, जानीपुर जम्मू। और ये देखिए जमीन, ये खसरा नंबर देखिए 1789, नाम मालिक सरकार, ठीक है, 23 किनाल्स 9 मरलास, बाबत मोजा कैंक, तहसील व जिला जम्मू। मैं तो कागज की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। अब कविंदर गुप्ता जी बता दें कि वो बिंद्राबन गुप्ता जी के फर्जंद नहीं है या इंदिरा कॉलोनी जानीपुर के वो रहने वाले नहीं है, लेकिन जब बात सामने आ गई तो ठीक है, उन्होंने अपना पल्लू झाड़ लिया, ठीक है, लेकिन जम्मू की जनता तो जानती है कि लेकिन अब आप इस मामले में चाहते क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे अब ये सीआईसी ने उनकी माफी जो उन्होंने मांगी है उसको कबूल कर लिया है, क्या आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन सरकार की तरफ से चाहते हैं कि अमित उपाध्याय के खिलाफ हो, ताकि उनको ये समझ में आए किस तरीके से आप सीआईसी को या आरटीआई को स्टोन वॉल नहीं कर सकते? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, जो शो काज प्रोसीडिंग्स सीआईसी ने इनिशिएट की थी, उन्होंने उनकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया, प्लस विद ए वार्निंग। नो, इट इज ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले या ना ले, लेकिन नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि कहा जाएगा कि क्योंकि सीआईसी ने उनकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली है, तो ये उनका डोमेन था जम्मू कश्मीर से। लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट एंड बीइंग, मैं ये कहूंगा, गुड गवर्नेंस की ये बात करते हैं, जिस किस्म की रेप्रीमांड हुआ है हमारे ये अमित उपाध्याय जी, तो जम्मू कश्मीर सरकार को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट होना चाहिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए, और साथ में क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए जितने भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं या जितने भी एपीआईओज हैं, डोंट टेक राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस लाइटली। विद इन टाइम स्पैन जो है वो इनका निपटारा करें। जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी हैं वो भी अपील्स का निपटारा करें। अब देखिए, आज भी आप डेली एक्सेल्सियर फ्रंट पेज देख लीजिए, आज भी उन्होंने कई आर्डर छापे हुए हैं जिसमें सीआईसी हैज एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर फॉर नॉट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या हो रहा है यहाँ जुनैद साहब, मुझे बताइए। यानी आप ही कह रहे हैं कि सरकार में बाबू लोग बैठे हैं, जो लोग आज भी इस आरटीआई को गंभीरता के साथ नहीं लेते, और नतीजा ये निकलता है कि आरटीआई की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है। डेफिनेटली, देखिए, ये एक वेपन दिया गया है सिटीजन्स को। देखिए, पहले तो जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं था, हम लोग अपने विधायक के पास जाते थे कि जब असेंबली या काउंसिल का सेशन होता था, वो क्यूईडी लगाते थे, क्वेश्चन लगाते थे, हम इंतजार करते थे 6 महीने। लेकिन वी आर थैंकफुल कि ये इतनी रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन आई है जिसने हर एक शहरी को एमएलए बना दिया है, हर एक को एमपी बना दिया है। आप मुझे बताइए, मेरा पर्सनल क्या है इसमें? लेकिन प्रोवाइडेड उसमें इन्फॉर्मेशन मिले, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर ये वेपन मुझे लगता है जाया। आप देखिए, दिल्ली में जुनैद साहब 1 साल की पेंडेंसी है सीआईसी में, ये मैं आपको बता दूं। पूरे 1 साल के बाद मेरी अपील की सुनवाई हुई है। 1 साल के बाद आप देखिए स्पिरिट खत्म हो जाता है उस बात का। मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने मुझे नहीं दी। मैं फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास गया, उसने भी नहीं दी। हो गए आपके 3 या 4 महीने जाया। फिर उसके बाद मुझे सेकंड अपील करनी है दिल्ली में, जहां पेंडेंसी 1 साल है, साल 1.5 साल के बाद जिसे कहते हैं। और आप देखिए, साल के बाद जिसे कहते हैं इसका निपटारा हुआ है। हालांकि दिस वॉज ए फिट केस फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी अपॉन मिस्टर अमित उपाध्याय। ठीक है, मैं मेरा उनके साथ कोई जातियात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्पिरिट है एक्ट का, आप मुझे बताइए, वो डाइल्यूट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एडवोकेट शेख शकील का साफ तौर पर यह कहना है कि जब आप आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आपकी उम्मीद और तवक्का ये होती है कि आपको जवाब मिलेगा, लेकिन डेलिबरेटली आपको जवाब नहीं दिया जाता, आपको लटकाया और घुमाया जाता है। और फिर जो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपको जवाब भी मिलता है, वो जवाब 3 महीने के बाद लेते हैं, तो जिस स्पिरिट के साथ आप आरटीआई एप्लीकेशन आपने फाइल किया होता है, उस स्पिरिट में भी कमी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है सीआईसी ने, और उन्होंने ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है। अमित उपाध्याय ने वहां जाकर माफी मांगी, उसी लिए सीआईसी ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा, लेकिन उन्हें वार्न किया है कि अगर दोबारा वो ऐसी गलती करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।